नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द एजुकेशन कैटालिस्ट में स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कंप्यूटर के वीडियो होंगे हम लोग 2 मेंटर्स मिलकर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे कंप्यूटर के विद्वान दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम लोग कुछ कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ चीजें कंप्यूटर के बेसिक्स हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नॉट अ इलेक्ट्रिक डिवाइस। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। और ये कंप्यूटर शब्द किससे उत्पत्ति हुई है इसके बारे में आप लोगों को सबको लगभग लगभग पता होगा कि ये कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूट करना, गणना करने वाला है। तो इतना तो आप सबको आइडिया होगा ही। और इसकी शुरुआत, अगर इसकी बेसिक शुरुआत की बात की जाए तो अबेकस से माना जाता है, जो कि 1602 में चीन में जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ था। इसके बाद चार्ल्स बेबेज का नाम आता है, जिन्होंने अबेकस का अबेकस के बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन नामक मशीन का निर्माण किया था, और जो कि गणितीय क्रिया करने में क्या था, सक्षम था। और इसके बाद पास्कलाइन का नाम आता है, ब्लेज पास्कल, जिन्होंने 1642 में एक मशीन का बनाया था, जो कि इससे पहले क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज से पहले ब्लेज पास्कल वो क्या कर सकती थी, एडिंग का काम कर सकती थी, अर्थात जो जोड़ने का काम था वो कर सकती थी। अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो एनिक क्या है, ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो दोस्तों आपका स्वागत है और इस प्लेटफॉर्म पे। शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा चुकी हैं, और उसके बाद की इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली वर्क करता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे। जो पहले स्टार्टिंग एरा के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करते थे। पहले के कंप्यूटर्स में सिर्फ इनपुट एंड देन प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट। पहले के कंप्यूटर्स में एक मेन पार्ट मिसिंग था एंड दैट पार्ट इज द मेमोरी। तो पहले का कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर पाता था क्योंकि मेमोरी पहले कंप्यूटर्स के पास नहीं थी। तो पहले का कंप्यूटर सिर्फ इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता था। लेकिन जो आज का कंप्यूटर है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, और उसके पास मेमोरी नाम की एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। So computer systems have basically three devices: input devices, output devices, processing capability. You can say processing capability. This is performed by processor, and most importantly, the last one is memory और storage device. तो जो एनालिटिकल इंजन बने थे, जैसा कि बताया, एनालिटिकल इंजन था अबेकस के बाद, और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था, और उसके बाद जो भी पास्कलाइन बने थे उनके पास इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट था, स्टोरेज डिवाइस नहीं था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इवॉल्व किया एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन। सब लोगों ने इनका नाम सुन रखा होगा शायद। जॉन वॉन न्यूमैन की जो मशीन थी, वॉन न्यूमैन मशीन के नाम से फेमस है, जॉन वॉन न्यूमैन मशीन। उस मशीन में उन्होंने पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को यूज किया। दैट इज, उन्होंने स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी को इवॉल्व किया, और उन्होंने क्या किया कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको इंस्ट्रक्शंस देने का जो टाइम है वो बच जाएगा और प्रोसेसिंग फास्ट होगी। तो इंस्ट्रक्शंस को ऑलरेडी स्टोर रखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, सिर्फ इनपुट देना पड़ेगा। सो वी नीड टू चेंज ओनली इनपुट्स and instructions of the device are already stored in the computer system.
तो जॉन वॉन न्यूमैन की जो मशीन थी वो बहुत इफेक्टिव साबित हुई आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर दिया। तो जो आज के कंप्यूटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, वो जॉन वॉन न्यूमैन की मशीन से ही लिया गया है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम कुछ डिवाइड किए गए हैं अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव को आधार मानते हुए, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे आकार के आधार पर हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसके आधार पर माइक्रो कंप्यूटर हो गया, आपका मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। ये 4 कंप्यूटर को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जो कि उनके बेसिकली क्या है, साइज के आधार पर उनको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो माइक्रो कंप्यूटर से लेकर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये बढ़ते हुए साइज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। मतलब सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर, और हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग जनरल पर्पस में यूज करते हैं। तो जो हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दोस ऑल कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद कुछ साइंटिफिक लेबोरेटरी में थोड़ी सी अच्छी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाली जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं रिसर्च पर्पस में, उनको हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, जिनको बोलते हैं सर्वर इस्टेब्लिश करके, उस सर्वर पे हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश करके कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, स्पेसिफिकली डिजाइन कंप्यूटर्स होते हैं वो, उनको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। दीज आर नॉट जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। द जनरल पर्पस कंप्यूटर्स व्हाट वी यूज इन डेली लाइफ, in our home, at shops or at our some general purpose laboratory, तो वो कंप्यूटर्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड का, यहाँ पे मामला किसका होता है, स्पीड का होता है। अगर जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, ये माना जाता है कि उनकी जो स्पीड होगी 10 से 30 आपकी MIPS होगी, अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होगी। और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में एक चीज और कही जाती है कि इनको कंप्यूटर ऑन द चिप भी कहा जाता है। और इनके एग्जांपल आप समझ ही गए होंगे, जैसे सर ने बताया है कि जनरल पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आपका हो गया कंप्यूटर, हो गया लैपटॉप, हो गया डेस्कटॉप, हो गया फोन टॉप, हो गया, ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है। और मिनी कंप्यूटर में तो आपको एग्जांपल्स तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इतना पूछा जाता है इसकी स्पीड कितनी होती है और ये किसके बीच में होता है। तो सीरियल आपको याद हो गया वो। चलिए सर आगे चलते हैं। और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कुछ और मिनी कंप्यूटर्स से भी ज्यादा हाई कैपेबिलिटी प्रोसेसर्स लगे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, और ये हाईली सेंसिटिव रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं। जैसे मौसम विभाग जो कंप्यूटर यूज करता है, या फिर जो इन्वायरमेंटल साइंस वाले कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी हाई होती है और उनको सेंसिटिव डेटा पे प्रोसेसिंग करनी होती है, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। आप और ऐसा समझिए कि जो मतलब सपोज करिए जो कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे भुगतान वगैरह नहीं किए जाते कि आपके किसी सिस्टम के द्वारा आपका पूरा पेमेंट एक साथ पूरे सबको भेज दिया गया, तो ऐसे ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं, वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती हैं। वो आपका आपको लगता है कि छोटा वाला हमने अपना माइक्रो कंप्यूटर रख लिया, इससे सारे काम हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ले लीजिए। अगर सपोज करिए आपके पास एक बड़ी संस्था है, तो स्टेट बैंक किस प्रकार कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा होगा, वो माइक्रो कंप्यूटर, तो आप लोग जो एक टेबल में देख रहे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, लेकिन उनके पास और भी कंप्यूटर होते हैं जो कि लॉन्ग लेवल पे मतलब काम करते हैं, और वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जिनके माध्यम से क्या होता है, आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो वो सब किसके माध्यम से हो रही होती है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से हो रही होती है। और सुपर कंप्यूटर्स अभी तक के सबसे ज्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाईली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को अपने पास रखने वाले कंप्यूटर्स हैं। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो युद्ध के क्षेत्र में काम करते हैं। सैटेलाइट जब भेजी जाती हैं ग्रहों से ऊपर की तरफ, उसमें जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की जरूरत होती है, जहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे भी प्रोसेसिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, तो जो हाईली एक्यूरेट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, तो सुपर कंप्यूटर्स को यूज करेंगे कि वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी प्रोसेसिंग डिले ना हो, ताकि हमारा जो परीक्षण है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके। वहां पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। सर क्या इनका पीढ़ियों के बारे में जो डिवीजन कई बार आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया,
द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया, तो चतुर्थ पीढ़ी का और पंचम पीढ़ी जो अभी वर्तमान से चल रही है कंटिन्यू। तो जैसे फर्स्ट जो इरा है उसका जो टाइम पीरियड 1940 से 56 के बीच माना जाता है। तो सेकंड का जैसे 1956 से 63 हो गया, और थर्ड का आपका 1964 से 71 हो गया, चतुर्थ का 1971 से 100। तो सेकंड का जो तो 1956 से 63 हो गया। तो क्या ये टाइम पीरियड भी कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं ना, कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब हुआ? टाइम पीरियड पूछे जाते हैं, लेकिन हम्म। टाइम पीरियड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम्म। टेक्नोलॉजी। जी। किस टेक्नोलॉजी पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बेस्ड थे, जी। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई जिसमें सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, और हम्म। उसके बाद और कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई जिसमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं। तो जो मेन डिवीजन रखा गया है वो हम्म। टाइम पीरियड तो सिर्फ उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। हम्म। मेन डिवीजन हुआ है टेक्नोलॉजी के बेस पे जी कि जी, कौन उसके सी बारे में थोड़ा टेक्नोलॉजी बताइए। कितने टाइम पीरियड तक चली। तो जी। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो बेस्ड थे वैक्यूम ट्यूब्स पे। जी। वैक्यूम ट्यूब्स थी, हम्म। उन पर ही पूरे कंप्यूटर्स बनाए गए थे। हम्म। और वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते हुए जब हम्म। सेकेंड जनरेशन को इवॉल्व किया गया, हम्म। आपको पता है 1948 में हम्म। पहला ट्रांजिस्टर बना था। हम्म। जब पहला ट्रांजिस्टर बना 1948 पे, तो हम्म। वो कंप्यूटर की दुनिया का एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स के जो कंप्यूटर्स थे उनका जो आकार था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। हम्म। पूरे पूरे एक रूम, एक अच्छा खासा रूम के बराबर का एक कंप्यूटर हुआ करता था। हम्म। और उसमें पूरे रूम में तारों का झंझावात रहता था, तार ही तार एक बिछे रहते थे पूरे में। अगर एक तार भी कहीं से कट गया तो उसमें कहाँ पर फॉल्ट आ गया उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता था। अच्छा, इसमें तो लैंग्वेज का वैक्यूम क्या ट्यूब्स सिस्टम होता था सर? जैसे फर्स्ट जनरेशन जो आपने बताया कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, तो उसकी लैंग्वेज कौन सी फर्स्ट रहती जनरेशन में लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज तो कोई थी नहीं। थी? तो मशीनी डायरेक्ट लैंग्वेज वायर्स के डायरेक्ट वायर्स के थ्रू ही हम करंट सप्लाई करके अपने हम्म। इंस्ट्रक्शंस देते थे। अर्थात करंट मतलब सप्लाई मशीनी करके ही लैंग्वेज थी, अपना देते थे। मतलब 0 एंड हाँ, 1 का कुछ मामला। नहीं, बस केवल केवल 0 और 1 करंट सप्लाई करके ही हम अपने इनपुट भी देते थे, और करंट सप्लाई करके ही हम अपने इंस्ट्रक्शन भी देते थे। और आउटपुट भी इवन करंट सप्लाई से ही लेते थे। आउटपुट कैसे लेते थे कि बल्ब लगे होते थे, कौन सा बल्ब जल रहा है कौन सा बल्ब नहीं ऑन है। तो जिस बल्ब में लाइट आ जाती थी उसको बोल देते थे कि करंट सप्लाई हो रहा है, वहां पे 1 कंसीडर करते थे। अगर किसी बल्ब में पावर नहीं आ रहा है तो उसको 0 कंसीडर करते थे। फिर उस 0101 का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैन्युअली कॉपी में करते थे, तब जाके आउटपुट मिलता था। तो बहुत ज्यादा हार्डशिप थी उस टाइम के जनरेशन के कंप्यूटर्स में। बट फिर भी उन सब चीजों को लेकर ही आज का कंप्यूटर इवॉल्व हुआ है। तो सही है। 1948 में ट्रांजिस्टर बना, सबसे पहला ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा मोड़। हम्म। फिर सेकेंड जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स थे सब ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे। ओके। ये ट्रांजिस्टर आप बेस्ड लोग क्वेश्चन कंप्यूटर्स। समझ लीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हुए उनमें ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर का मतलब ट्रांजिस्टर बेस्ड थे वो सारे कंप्यूटर। और जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन था, तो उसमें आपका एनिक आ जाता है, आपका यूनिवैक आ जाता है, आपका मार्क वन आ जाता है। ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। और सेकंड जनरेशन में क्या होता है, आकार छोटा हो जाता है और थोड़ी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा बात होती है। अर्थात स्पीड जब इंक्रीज। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स आ गए तब हम अपने प्रोग्राम को स्टोर करने में सफल हो गए और प्रोग्राम स्टोर करने लगे, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। और ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर होने की वजह से हम उसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने में कामयाब हो गए। उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स के दौरान ही जो मिड लेवल लैंग्वेज तक हैं वो इवॉल्व हो चुकी थी। मिड लेवल लैंग्वेज मींस असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाने लगे और कंप्यूटर उन लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए प्रोसेसिंग करने लगा। और उसके बाद थर्ड जनरेशन, इंटीग्रेटेड चिप्स। ये हम लोग थर्ड इसको जनरेशन सार्ट वही है हम जिसकी अभी लोग हमने सभी लोग बात की जानते थी, हैं। 1964 से 1971 का जो टाइम पीरियड था, ये वही सर उसी की बात कर रहे हैं। इसको और इसमें बोलते हैं आईसी। हम्म। आईसी को हम सब लोग जानते हैं। हम्म। इंटीग्रेटेड चिप्स को यूज करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, हम्म। यूज किया करते थे।
और वहां पर हाई लेवल लैंग्वेजेस को इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कोबोल, ओके कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इवॉल्व हो गई थी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे परफॉर्म होती थी। सर। कोबोल, पास्कल। कोबोल का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ना सर? हाँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों तो से समझ में आ गया होगा। कोबोल जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी, बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए ही, बिजनेस में किस तरीके से कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ रही थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। और उसका सर यूज इसमें भी फोर्ट्रान भी आ गई थी क्या? हाँ, फोर्ट्रान भी आई थी। ओके। पहली मैथमेटिकल ट्रांसलेशन करने के लिए जो लैंग्वेज आई थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म है, कई बार पूछा जाता है कि फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होगा। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि फर्स्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और उसके बाद तो बहुत सारी लैंग्वेज आ गई, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, बी, जावा, पाइथन, ये आजकल तो थर्ड बहुत सारी। जनरेशन में आ गई थी या सर कि फोर्थ जनरेशन में आई, जो कि 1971 नहीं, के बाद शुरू हुआ? थर्ड जनरेशन में कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रान ही डेवलप हुई थी। ओके। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जब आया, माइक्रो प्रोसेसर, जी। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मिलाने के बाद एक आईसी बनती थी। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का साइज और रिड्यूस हो गया फर्दर, और बहुत सारी आईसीस को मिलाने के बाद एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो अभी कंप्यूटर का साइज वो साइज हो गया जो कि हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स में हमारी चिप में माइक्रो प्रोसेसर लग के आने लगा, जिसमें इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती हैं, और उनके माइक्रो प्रोसेसर को लेके हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई। उसमें ये सारी लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में आई, सी, सी प्लस प्लस, जावा, और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज फर्दर हैं वो सब फोर्थ जनरेशन में आई। और जो फिफ्थ जनरेशन जो करंटली रनिंग है फोर्थ जनरेशन के साथ साथ, ये दोनों ही जनरेशन साथ में ही चल रही हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन डिस्टिंग्विश करती है फोर्थ जनरेशन से अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस से आप लोग तात्पर्य समझ सकते हैं रोबोटिक्स से, ठीक है। तो एआई का जो डेवलपमेंट है वो फिफ्थ जनरेशन पे है, और उसको हम मान सकते हैं कि करंट कंप्यूटर की जनरेशन है। इससे जस्ट पहले माइक्रो प्रोसेसर थी, जो भी अभी तक भी चल रही है। जनरल पर्पस में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स ही हम यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिर्फ अभी रिसर्च पर्पस में यूज हो रहे हैं और साइंटिफिक पर्पस में ही यूज हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सर मैं अभी हम लोगों ने आकार के आधार पर चार प्रकार के कंप्यूटर समझे थे। अब अगर जैसे कहा जाता है कि कार्य के आधार पर वर्क बेसिस पे कंप्यूटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए हल्का सा, वन लाइन में, ज्यादा इंपॉर्टेंट, हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली, एनालॉग जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया था, जिसमें जो कंप्यूटेशंस होते हैं कंप्यूटर्स के, वो सिर्फ एनालॉग फॉर्म के कंप्यूटेशंस ही होते हैं, जिसमें एट अ टाइम आप उसको मेजर कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ वेव फॉर्म बनता है कंप्यूटर के कंप्यूटेशन का, कि हर समय पे आप देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, कंप्यूटेशन की, प्रोसेसर की वैल्यू क्या है, सब कुछ मेजर कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर पे आपके पास कुछ डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स पे ही कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, और वो लेवल सिंपली 0 और 1 है। ये 1 है और ये 0। तो जो 0 1 पे बेस्ड कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। और जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, जैसे पुरानी जो किलोमीटर। स्पीडोमीटर्स थे, हाँ, भूकंप हाँ, वो सूचकांक रुक गया वो। एनालॉग 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 डिवाइस के एग्जांपल थे। कंप्यूटर तो है वो एक तरीके का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो कंप्यूट करते ही हैं, तो इस वजह से वो एनालॉग कंप्यूटर्स के एक एग्जांपल कहे जा सकते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर्स जो हम लोग अपने जनरल पर्पस में कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, वो सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं।
क्योंकि वो 1010 के कॉन्सेप्ट पे यूज होते हैं। उनके पास कुछ डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के बीच में वो कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूअस कंप्यूटर्स है, कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं। उनको 0101 से मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो डेवलप किए गए, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों की टेक्नोलॉजी को मिक्स करके कुछ प्रोसेसिंग एनालॉग बेस पे जो इफेक्टिव थी उनको एनालॉग बनाई गई, और कुछ जो डिजिटल बेस्ड पे इफेक्टिव प्रोसेसेस थे उनको डिजिटल बनाया गया, और दोनों को मिक्स करके एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ईसीजी हो गई आपकी, डायलिसिस जहाँ पे होती है वो मशीन होगी, वो क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्या है, इनमें दोनों आप देखते हैं ना, जो आप ईसीजी कराने जाएंगे तो उसमें आपको लाइन दिखती रहती है ना, ऐसे ऐसे चलती हुई, अगर वो सीधी हो गई तो काम हो गया। ठीक है, हम्म तो ये सारी चीजें तो समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो आपको एनालॉग समझ में आ गया होगा, डिजिटल समझ में आ गया होगा, आपको हाइब्रिड भी समझ में आ गया होगा। अगर अब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का से एक चीज और कई बार पार्ट कर दिया जाता है कि पर्पज के आधार पर, तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। जैसे सर ने भी बताया था ना कि जो माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर हो गया या आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, तो वैसे क्या है कि जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, मतलब नॉर्मल उद्देश्य के लिए, कि आप अपने घर में किस लिए रखते हैं, कि मूवी देखनी, टाइपिंग करनी, अदर्स अदर्स ये सारी चीजें काम के लिए करते हैं, वो क्या हो गया, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं, जो विशिष्ट, सपोज करिए अंतरिक्ष विज्ञान में हो गया, मौसम विज्ञान में हो गया, उपग्रह संचालन में, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जिन कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्या कहते हैं आप क्या कह सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कह सकते हैं या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर का मोटा माटी डिवीजन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, और इससे ज्यादा आपको डिवीजन समझ में नहीं आता। तो ठीक है सर, अब आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी एक बार बताए बताए जा चुके हैं। दैट इनपुट डिवाइसेस, जिनका यूज करके हम लोग कंप्यूटर्स में डेटा को इनपुट देते हैं, और उसके बाद ये यूजर एंड से इनपुट आएगा, और नेक्स्ट यूजर एंड जहाँ पे यूजर आउटपुट को एक्सेस करेगा, एंड दोस डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ओके सर। तो ये दोनों यूजर एंड में है। यूजर विल सप्लाई द इनपुट, एंड अगेन फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस यूजर विल गेट द इनपुट। और इस बीच में ही कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। दिस यूनिट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म याद रखिए, पेपर में आता है। सीपीयू के कुछ फॉर्म है, सीपीयू के कुछ डिवाइड कंपोनेंट। किया गया है सीपीयू को उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। एएलयू, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद सीयू, सीयू इज नथिंग बट द कंट्रोल यूनिट। ओके। एंड प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। रजिस्टर्स। ये सीपीयू के बेसिक पार्ट्स हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। एएलयू के पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो सब सीपीयू का सब पार्ट एएलयू कंप्लीट करता है। और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने वाले पार्ट होते हैं, कंट्रोल कंट्रोल करने से यूनिट तात्पर्य? क्या? कंट्रोल करने से तात्पर्य? कंट्रोल करने से तात्पर्य यह है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन हो रहा है, ओके तो सर। उस ऑन होते के टाइम पे उसको ना तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करने, ना लॉजिकल ऑपरेशन करने। ओके ओके। कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने के लिए जितने बूट सेक्टर में जो भी फाइल्स हैं उनको लोड करना बूट सेक्टर में, और कंप्यूटर को यूजर को यूज करने लायक बना देना। उस बीच का जो भी प्रोसेसिंग है, विंडोज लोड हो रहा है, लिख के आता है विंडोज इज लोडिंग, अच्छा, विंडोज इज जो प्रिपेयरिंग जो फॉर यूजर। तो जो इनपुट यूनिट होती है और जो आउटपुट यूनिट होती है वो सीयू से कंट्रोल होती होगी फिर तो। सारी यूनिट्स कंट्रोल जो होती हैं, जिनका मैनेजमेंट होता है, वो सीयू से ही होता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। ओके।
और बाकी कंप्यूटर सिस्टम का जो भी कंट्रोल है वो सब कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू का एक सब पार्ट है वो परफॉर्म करता है। Yes, sir. ठीक है, उस थोड़ा सा बीच आप में एग्जांपल बता दीजिए इनपुट डिवाइसेस का और आउटपुट डिवाइसेस के, क्योंकि पेपर के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एक, अगर आप हाँ 4 एक एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें से एक एग्जाम में इनपुट पूछ लेगा या तो आउटपुट आपसे पूछ लेगा। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं जिनका यूज करके यूजर इनपुट देता है कंप्यूटर सिस्टम को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, लाइट स्कैनर। पेन और स्कैनर। स्कैनर में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं क्योंकि स्कैनर ऐसा लगता है कि उससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्कैनर से हम लोग इनपुट देते हैं। अपने पेज को स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं। तो जो आउटपुट जैसे स्कैनर लगते हैं वो एक्चुअली केवल स्कैनर ना होके स्कैनर कम प्रिंटर होते हैं, और उनमें जो प्रिंटर डिवाइस लगी होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। ओके। प्रिंटर, मॉनिटर, जो आप मॉनिटर में देखते हैं वो आपका आउटपुट है। अगर टच वाला नहीं है, अगर टच वाला आपका मॉनिटर है, आजकल बढ़िया टच वाले आ गए हैं, तो वो आपका इनपुट का भी काम करता है। टच स्क्रीन जो एलईडी होती है वो इनपुट इनपुट डिवाइस का काम करेगी, और आउटपुट डिवाइस का काम करेगा एलईडी डिस्प्ले या एलसीडी डिस्प्ले। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हो गए। एग्जांपल हैं। और जैसे बारकोड रीडर, आप लोग आजकल शॉपिंग करने जाते होंगे तो वहाँ पे एक ऐसी मशीन पकड़ के खड़ा रहता है, और ऐसे देखा और तुरंत उससे क्या हो गया, स्कैन हो गया, वो भी आपके इसका पार्ट हो जाएगा, इनपुट यूनिट का पार्ट हो गया। आप ये माइक्रोफोन जितने आप दिख रहे हैं, कोड ये रीडर हैं, माइक्रोफोन भी इसी का क्यूआर पार्ट क्यूआर कोड, बार कोड रीडर, क्यूआर कोड स्कैनर, एमआईसीआर रीडर, जितने भी रीडर स्कैनर हैं सब इनपुट डिवाइसेस, है। क्योंकि वो रीड करते हैं, स्कैन करते हैं और इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। आप जो आवाज सुन पा रहे हैं अभी हमारी, आप तो वो सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा सुन पा रहे हैं। स्पीकर जैसे आपका हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट हो गया। ठीक है सर, अब और चलते जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे आवाज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जा रही है और वो प्रोसेस हो रही है। ठीक है सर। ये यूएसबी हाँ, का क्या होता है सर? यूएसबी डिवाइसेस जो होती हैं वो यूनिवर्सल सीरियल बस को फॉलो करने वाली डिवाइसेस हैं। जैसे जो स्टोरेज डिवाइस हैं, जिन रजिस्टर्स की हम बात कर रहे थे, रजिस्टर्स सीपीयू के प्रोसेसर के साथ लगे हुए छोटे छोटे मेमोरी यूनिट्स हैं, जो कि सीपीयू के प्रोसेसर की जो स्पीड है उससे अपने आप को मैच करते हुए चलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के पास जो मेमोरी है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं। प्राइमरी मेमोरी, सर अभी इससे मेमोरी वाले चैप्टर हम लोग चले, उससे पहले थोड़ा सा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह के बारे में कुछ और जानने के लिए बचा है क्या? हाँ, तो बस जो रजिस्टर्स हैं वो इतना जानना जरूरी है कि प्रोसेसर के साथ ही छोटी छोटी मेमोरी यूनिट्स मदरबोर्ड में इंटीग्रेट रहती हैं, और उन मेमोरी यूनिट्स को बोलते हैं रजिस्टर्स, जो कि प्रोसेसर को जब किसी भी डेटा की जरूरत होती है तो प्रोसेसर आपका डेटा आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से उठाने नहीं जाता है, आपकी पेनड्राइव से डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करता है, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स के थ्रू ही इनपुट लेता है। तो सबसे पहले डेटा को रजिस्टर में स्टोर होना जरूरी है, और उसके बाद रजिस्टर से ही प्रोसेसर उस डेटा को फेच करेगा और उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और आउटपुट फिर से वो रजिस्टर को ही देता है। फिर रजिस्टर कंट्रोल यूनिट की सहायता से उसको आउटपुट डिवाइस पे ट्रांसफर करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो समझ में आ गया होगा, और इसके तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? अगर ये सबसे तीव्रता के साथ काम करने वाली मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, और वह यही सारी चीजें क्या होती है, प्राथमिक रूप से स्टोर रखती है, और इसका प्रयोग करके आपका माइक्रो प्रोसेसर सभी जो एलयू में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो ये आपका लगभग लगभग ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। जिससे क्वेश्चन आते हैं वो फुल फॉर्म वगैरह हैं, एलयू, सीयू
और रजिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो आपकी मेमोरी की सीरियल बनाई जाती है, तो सबसे तीव्र गति से कौन सी मेमोरी काम करती है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके रजिस्टर्स काम करते हैं। ठीक है, सबसे पास में ये लगे होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है वो समझ में आ गया होगा आपको, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो अब चलते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट की तरफ।